इसको भी रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ। अच्छा, इथेरियम के बारे में हम बात भी कर रहे थे कि इथेरियम का नेटवर्क जो है हमें फैसिलिटेट करता है कि आप इसमें प्रोग्रामिंग मजीद कर सकते हैं जो आपको बिटकॉइन पे लिमिटेड अवेलेबल थी। इथेरियम इज अ programmable blockchain rather than gives user a set of predefined operations like Bitcoin transactions। यानी बिटकॉइंस में आपके पास प्री डिफाइंड ऑपरेशन है, आप उसमें एडिशनल ऑपरेशंस ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इथेरियम जो है, इथेरियम अलाउज यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन ऑपरेशंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी दे विश। इन दिस वे it serves as a platform for many different types of decentralized blockchain applications including but not limited to cryptocurrencies। ये देखें ना, बार बार वो बात वो भी लोग कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये सिर्फ एक चीज नहीं है जो ब्लॉकचेन पे चलती है, ये सिर्फ एक उसकी एप्लीकेशन है जो उस पर रन हो रही है। उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और आप ऑपरेशंस आपने खुद से डिफाइन कर सकते हैं। बिटकॉइन की तरह प्री डिफाइंड ऑपरेशंस उसमें लिमिटेड नहीं है, ठीक है। यानी इसको बना के उन्होंने कहा कि आए आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं, अपने ऑपरेशंस डिफाइन करें, अपने हिसाब से इसको बनाएं। कॉम्प्लेक्स हो तो भी चलेगा, कोई प्री डिफाइंड नहीं है। जो प्री डिफाइंड है वो उनके अपने पास वो लिमिटेड है, लेकिन अगर आप प्लस ऐड करना चाहें तो जितना मर्जी इसको ऐड करें। तो ये स्केलेबिलिटी जो है इसमें वो डाल दी गई। आगे आते हैं डी ऐप। डी ऐप दरअसल क्या है कि a DApp is just like any other software application you use. It could be website or an app on your phone. What makes a DApp different than a traditional app is that it's built on a decentralized network like Ethereum. वो ये कहता है कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, जिस तरह आप दूसरी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। इसमें डिफरेंस बस ये है कि DApp ये एप्लीकेशन वो होती है जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे रन होगी। इथेरियम है और बहुत सारे इस वक्त आ गए हैं मैदान में, तो ये सारे उसको सपोर्ट करते हैं। अब जो नए आ रहे हैं इथेरियम 2 जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस हैं, वो बहुत और नई फैसिलिटीज के साथ आई है। उन्होंने दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था उसको, और 22 में जो है ना उसकी वो सारा वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें डी एप्स की डिटेल में जाएंगे, ये फिलहाल तो इतने काफ़ी है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को हम नाम देते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर रन होते हैं। क्रिप्टो फॉसेट्स जो है, ये मैं अगर प्रोनाउंसिएशन इसकी सही कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैं तो पंजाबी हूँ भाई, तो वो कहता है कि क्रिप्टो फॉसेट इज एन ऐप। ये फॉसेट वैसे कहते हैं कि ट्यूटी को जो पानी वाली नहीं होती जिससे पानी निकलता है। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन था, ये जो इथेरियम ईवीएम वाली स्लाइड थी तो उसमें यहाँ पे पहले उन्होंने कहा कि rather than give a user set of predefined operations, क्या मतलब वो पहले कहते कि predefined operations उनको नहीं देते, फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहे कि मतलब यूजर्स नहीं वो ये नहीं कह रहा। अच्छा, वो ये कह रहा है जिस तरह पंजाबी में बजाय इसके के सिर्फ आपको ये दिया जाए, हम आपको ये भी साथ दे रहे हैं, ये उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि जिस तरह बिटकॉइन सिर्फ आपको देता है प्री डिफाइंड ऑपरेशंस, ठीक है, इथेरियम में वैसा नहीं है। इथेरियम में वैसा नहीं है, वो ये आपको बस बता रहे हैं, ठीक है। तो सर ये एक्चुअली सर ये इथेरियम लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जैसे विंडोज होती है या लिनक्स है, इस तरह मतलब ये ब्लॉकचेन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे बिटकॉइन है या कोई और भी एप्लीकेशन हो सकती है। तो इस तरह ये इथेरियम जो है एक तरह से वो एक प्लेटफॉर्म की तरह है। अच्छा सर, और यहाँ पे एक मतलब ये जो आपने वर्ड लिखा हुआ ऊपर इथेरियम वर्चुअल मशीन, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये क्या चीज है? अच्छा, इसकी डिटेल मैं तो चाहूंगा कि मैं आपको जाके ना जब हम इसके ऊपर जाएं तो ये इसके, लेकिन एक आपका जनरल क्वेश्चन ये है, कंसेप्ट दे दें थोड़ा सा। वो हाँ, कंसेप्ट ये है, देखिए आपने सुपर कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा। सुपर कंप्यूटर बेसिकली कोई एक कंप्यूटर नहीं होता। उन्होंने क्या किया होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिला के जो है उनकी कंप्यूटिंग पावर को मिला के जो है वो एक, फिर उसको शेप दी होती है, उसके ऊपर एक सेंट्रल
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इथेरियम वर्चुअल मशीन वो ये कह रहा है कि एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा ये सेटअप है पूरे का पूरा, जो आपके लिए एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है। उसके अंदर आपकी कंप्यूटिंग पावर भी आएगी, नेटवर्किंग भी आएगी, उसके ऊपर आपकी वो क्या उसका नाम लेते हैं कि ये जो स्टोरेज भी आएगी, ठीक है। तो उसके लिए एक कंसेप्चुअली जो वर्चुअल का लफ्ज ये है कि एथेरियम ने एक जो भी एथेरियम का टोटल सेटअप है, इट्स वर्किंग लाइक सिंगल मशीन, ऑल्दो इट्स नॉट अ सिंगल मशीन। पॉइंट गेट किया ना सभी? सही सही, जबरदस्त हो गया, ठीक हो। तो आगे इसकी डिटेल आएगी। देखिए पता क्या होता है, एक कंसेप्ट अगर हम ऐसा इस वक्त क्रिएट कर लेंगे ना जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आगे चल के फिर वो डिटेल खराब करेगा। सिंपली ये समझिए कि ये डेफिनेशन, हर एक की डेफिनेशन बस उतनी रखें। जब वो कनेक्टेड इंफॉर्मेशन आएगी ना कि कंप्यूटिंग क्या है, स्टोरेज क्या है, नेटवर्क क्या है, कैसे काम करें, फिर उसमें हम डिटेल में जाएंगे इंशाल्लाह। और सर ये असल में वर्चुअल मशीन की तरह ही है, जैसे हम अपने कंप्यूटर पे, हमारा कंप्यूटर है उस पे कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं। ये मसला हो गया ना। नहीं, ये उस तरह से तकरीबन नहीं है, लेकिन ये बात समझिए कि जब हम किसी कंप्यूटर पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उस वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर हार्ड डिस्क भी होती है, हमारे पास उसमें प्रोसेसर भी लगा होता है, हमारे पास उसमें नेटवर्क कार्ड भी लगा होता है, उसमें हम यूजर्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया होता है, समझ गए ना आप। लेकिन वो नहीं, हमारे लिए एक होती है। तो नहीं, वो तो आप मतलब पूरी उस तरह ले रहे हैं ना, लेकिन जैसे आपका कंप्यूटर तो एक ही होता है ना, वो सिर्फ वर्चुअल, वो एक तरह से सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर से आप कोई लाइनक्स की वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें या विंडोज की कर लें या डिफरेंट। आप समझिए, जो मैंने बात ये की है कि जब आप कोई वर्चुअल मशीन अपने कंप्यूटर के ऊपर और वर्चुअल मशीन बनाते हैं, जैसे वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मशीन बना सकते हैं। क्या मैं ये रहा हूं कि एक वर्चुअल मशीन, जब हम कहते हैं ना एक वर्चुअल मशीन, तो उसके अंदर बाकी सारी चीजें होती हैं, उस पूरी चीजों के सेट को हम वर्चुअल मशीन कह रहे होते हैं। तो यहाँ जब वो कह रहा है ना कि इथेरियम वर्चुअल मशीन, तो वो कह रहा है कि इथेरियम का जो भी फंक्शनैलिटी है, जो सेटअप है पूरे का पूरा, वो इट्स वर्किंग लाइक अ मशीन। ये जब हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो फिर इसमें ना एक एक चीज को प्रॉपरली फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें जाएंगे तो मुझे पता है कि हम लोग इसमें थोड़ा रुक जाएंगे ना। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये 40 मिनट हमारे अगले भी इसी काम में ना लग जाए। हम एक चीज पे करेंगे तो फिर दो अगर हमारे लेक्चर भी लगे, दो तीन दिन भी लगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, देखिए फॉसेट कहते हैं, ये हमारे को ट्यूबवेल लगी होती है ना जैसे पानी की, तो उसमें से पानी ज्यादा भी आ सकता है, उसको हम कंट्रोल कर लें, कतरा कतरा भी गिर सकता है जिस तरह से। तो ये क्रिप्टो फॉसेट क्या है कि इट्स एन ऐप or a website that distributes small amounts of cryptocurrencies as a reward for completing easy tasks. They are given the name faucets because the rewards are small, just like small drops of water dripping from a leaky faucet. वो कहता है कि जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो फॉसेट्स के नाम से एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, वो ये है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, इस वक्त भी हैं एप्लीकेशंस, अगर आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें तो आप पूरा एक नोड इंस्टॉल नहीं कर रहे। एक नोड आपके हो सकता है 200-300 GB की हो, तो और उसमें आपको बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर भी देनी पड़े, लेकिन वो ये कहता है कि किसी एक ने वो इंस्टॉल कर ली। अब उसने क्या किया कि आपको कहा कि भाई आप मुझे अपनी कंप्यूटिंग पावर मेरे साथ ऐड करते जाएं, ताकि जब मैं ये क्रिप्टो का कोई वो पजल सॉल्व करूं तो मैं आपकी कंप्यूटिंग पावर को जो यूज करूंगा। तो इस तरह उनकी एक एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन क्रिप्टो फास्ट कहलाती है। उसको जैसे जैसे लोग इंस्टॉल करते हैं, अपनी कंप्यूटिंग पावर उनको पे देते हैं, तो वो जब उनको माइनिंग से और ट्रांजैक्शन की फीस से हिस्सा मिलता है, तो फिर वो लोग इसको जो है ना, आप में सब में जिस चीज ने भी इंस्टॉल की हो, वो उसको उतना उतना कोई उसके रिलेटेड हिस्सा दे देते हैं। ठीक है ना, ये क्रिप्टो फास्ट का तस्वर है और ये वर्किंग वे है उसका। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हुआ था, आगे चल के हमारे पास आएगा, ये वैसे जल्दी हमारा क्वेश्चन उठ गया है, लेकिन चूंकि वो डेफिनेशन में था, मैंने कहा इसको यूज कर लेते हैं। व्हाट इज गैस? देखिए गैस, अमेरिकन जो है ना, ये स्ट्रीट लैंग्वेज को ज्यादा पसंद करते हैं।
हमारे यहाँ पेट्रोल जिसको कहते हैं ना, ये लोग उसको गैस कहते हैं। वो गैस स्टेशन होते हैं हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे गैस स्टेशन कहलाते हैं। वो पेट्रोल को गैस कहते हैं और वो होती भी गैस ही, अगर आप खुला छोड़ दें तो वो गैस की तरह उड़ जाता है। वो बहरहाल एक अलग से मामला यहाँ पे आ गया। तो ये कहते हैं कि गैस जो है बेसिकली ये किसी काम को करने के लिए, एक मशीन को चलाने के लिए आपने 1 लीटर चलाया तो आपका 1 लीटर डाला तो ज़ाहिर है तो वो मशीन आपकी 1 लीटर के मुताबिक काम करेगी, 2 लीटर वाला काम तो नहीं कर सकती। अगर आपका काम जल्दी हो गया तो जितना पेट्रोल बच जाएगा वो आपके पास रहेगा। तो ये गैस का तस्वर भी ऑलमोस्ट वही है। वो कहते हैं कि गैस यूनिट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ वर्क दैट इज प्रोसेस्ड ऑन द इथेरियम नेटवर्क। बेसिकली गैस का तस्वर ये है कि जब आप एक काम रिक्वेस्ट करेंगे तो उस काम की एक फीस लेंगे वो आपसे। अच्छा, बिटकॉइन की फी में और इसमें एक डिफरेंस ये है कि बिटकॉइन में आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप प्रायोरिटी दे सकते। मेरे नॉलेज में यही है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, कोई बंदा दोस्त सी करना चाहे तो कर दे। इथेरियम में ये अवेलेबिलिटी है कि अगर आप ज्यादा ऑफर करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रायोरिटी पे प्रोसेस कर दी जाएगी। वो प्रायोरिटी भी इस तरह से हो सकती है कि आपसे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाले अगर होंगे तो आपको क्यू में लगा दिया जाएगा, लेकिन आप पिछली क्यू से निकल के आगे चले जाएंगे। सॉरी 12:15 सर, कोई बात कर रहे हैं आप हमारे साथ? ये जिशान भाई का माइक ओपन है। चले वो बंद कर दिए। अच्छा जी जी सर जी। अच्छा, अब आ जाते हैं गैस यूनिट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ वर्क दैट इज प्रोसेस्ड ऑन द इथेरियम नेटवर्क। Validating and confirming transactions on the Ethereum blockchain requires a certain amount of gas depending on the size and type of each transaction. इन्होंने ये किया हुआ है कि जो ब्रोकर से इस सारी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, कुछ एक्सचेंजेस दरमियान में होती हैं, वो ये कर रही होती है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन करवानी है तो उन्होंने उसके लिए कोई ट्रांजैक्शंस के लोड की वजह से गैस की प्राइस बढ़ा देते हैं। ट्रांजैक्शंस का लोड ना हो तो वो प्राइसेस कम कर देते हैं कि जो लोग कम प्राइस पे काम करना चाह रहे हैं वो कर लें। तो ये दरअसल आपकी वो फीस है जो आपने पे करनी है अपनी ट्रांजैक्शन करवाने के लिए, ठीक है। अब वो कहते हैं गैस मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क माइनर्स नीड टू डू इन ऑर्डर टू इंक्लूड ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉक। अब होता ये है कि माइनर्स देखेंगे कि यार एक ब्लॉक बना है उसमें सारी ट्रांजैक्शन इस एक बंदे की है या इसकी तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है, तो वो फिर उसके मुताबिक गैस उसकी मेजर होगी कि भाई ये सारी सवारियां तो गाड़ी में आपकी हैं, तो लीटर आपने पूरे का पैसे आपने देने हैं। अगर आधी सवारियां आपकी आधी दूसरे बंदे की तो आपको हाफ पड़ेगा। अगर रश का टाइम है तो आप वो नई प्राइस जो है इस वक्त रश के वक्त की प्राइस है वो आपसे ली जाएगी। अगर सवारियां मौजूद नहीं है तो वो कहेगा चलो यार हम आपको सस्ते में काम कर देते हैं। तो ये गैस की फिर प्राइसेस जो है ना ये कम भी हो जाती हैं। कोई बंदा कहता है, जैसे हमारे यहाँ देहात के लोगों को शायद पता होगा, वो कहता है जी मैंने टांगा सालम करवा के लेके जाना है अकेले बंदे ने, तो वो कहते हैं कि भाई साहब आप पेमेंट कर दें, हम आपको प्रायोरिटी पे ले जाएंगे और आपका काम सबसे पहले कर दें। तो ये गैस की प्राइस दरअसल आपकी फीस है ट्रांजैक्शन करने की, और इसकी प्राइस जो मॉडल होता है आमतौर पे सप्लाई का और अपना जो रिक्वायरमेंट चल रही होती है उसके मुताबिक इसकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। माइनर्स आर पेड ऑफ देयर वर्क validating transactions and adding blocks to the Ethereum blockchain in fraction of a ether. These fraction units are called, ये अजीब सा लफ्ज है, मुझे हमें वो निशान नहीं सब बताते रहते थे। गवाही सर, हाँ गवाही इसको पढ़ते हैं शायद, मैंने ऐसे लग जाता है। एंड कंप्राइज द गैस प्राइस फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन। ये गवाही जो है ये उसका छोटा यूनिट है, जैसे हमारे रुपए के अंदर पैसे होते हैं, तो वो कहता है कि ये उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जो भी उससे हासिल होता है पैसा। If a transaction needs to be confirmed urgently or as soon as possible, a higher gas price should be included with the transaction. तो ये बात हमने पहले कर ली है कि अगर आपने सालम सवारी लेनी है तो फिर आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। It is important to communicate the miners how much work needs to be done in order to process transaction. ये पहले आपको बताना होता है कि मेरा कितना काम है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। This is done with the gas limit, which the blockchain.com wallet calculates automatically to ensure the transactions go through successfully. The limit also prevents overspending on mining fees. अब इसमें इसके फायदे क्या हैं?
देखिए एक चीज होती है, मैं आपको कहता हूँ कि जी आप मेरा काम करें तो मैं आपको उसकी फीस दे दूंगा। अब मेरा काम करने के लिए आपने 1 घंटा लगा दिया और उसके लिए मुझे $100 चार्ज कर लिया से, लेकिन मेरी गलती ये है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, मेरी गलती ये है कि मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर दी जिसमें जो अपना लूप है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए चलना शुरू होगी। ठीक है, अब कंप्यूटेशन चलती रहेगी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे। तो इस जो बिटकॉइन का सिस्टम है उसमें मुझे फिर अनलिमिटेड चार्जेस पड़ते रहेंगे या मेरा पूरा खाता ही खत्म हो जाएगा। बिटकॉइन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहां पे गैस प्राइस भी नहीं है और ये दूसरी चीज होती भी नहीं, क्योंकि उनके प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उसमें आपका अपना डिफाइंड ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ चूंकि आपका अपना डिफाइंड ऑपरेशन होता है, इसलिए अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन ने अनलिमिटेड टाइम के लिए रन करना शुरू कर दिया और रिजल्ट वापस ही नहीं आया, तो उससे आपको बेतहा खर्चा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस चीज को रोकने के लिए भी क्या है कि गैस का ये जो है इसकी एक लिमिट साथ भेज दी जाए। आपकी ट्रांजैक्शन चल पड़ी और आपकी गैस लिमिट खत्म हो गई, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो उधर ही वाइड एंड नल कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, भाई आपके पैसे पूरे नहीं थे और आपने एक ट्रांजैक्शन जो है वो उस हिसाब से बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये गैस लिमिट का एक फायदा है, ये नुकसान नहीं है, बेसिकली ये फायदा है। लेकिन इसमें नुकसान एक ये आ जाता है बास का कि आपने एक अंदाजा गलत लगा लिया और आपने कहा कि यार मेरी गैस जो है ना ये $1 में काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो आपका काम $1 और 10 सेंट्स का था। तो वो जब $1 आपका खत्म हुआ, आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी और आपकी सेव नहीं होगा वो काम जो है ना, तो उससे भी आपको नुकसान होगा कि आपने ये गलत जो है उसको वो गैस कम दी है, तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो नलीफाई हो जाएगी। तो वो ये कहता है कि इसकी कैलकुलेशन, वो सारा काम जो जिम्मेदारी है वो blockchain.com के वालों की है कि वो ये गैस की प्राइसेस और वो उसकी लिमिट जो है ना वो डिफाइन करें। द लिमिट आल्सो प्रिवेंट्स ओवर स्पेंडिंग ऑन माइनिंग फीस, ये हम बात कर चुके हैं, अनलिमिटेड हो जाए या किसी और वजह से गलती हो जाए। अच्छा, अब वो कहता है कि इफ द गैस लिमिट इज सेट टू लो अ ट्रांजैक्शन कैन फेल और गेट रिजेक्टेड, ये बात हमने कर ली है, विच वुड रिजल्ट इन लूजिंग द गैस पेड फॉर द ट्रांजैक्शन। हाँ, लेकिन इसमें ये नुकसान है, ट्रांजैक्शन आपकी चाहे हुई ही नहीं हुई लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसकी एक मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जाना था शिमाल की तरफ, मैं बैठ गया जनूब की तरफ वाली बस में, और जब मैं आगे जाके उतरूंगा तो उन्होंने तो मुझसे किराया लेना है कि भाई साहब आपने हमारी सीट यूज की, हमारे सर्विस यूज की है, यू हैव टू पे, आप गलत बस में चढ़ गए तो ये हमारा कसूर तो नहीं है। तो इसी तरह ये गैस की आपका जो है उसका लॉजिक ये है कि आपने कंप्यूटेशन पावर यूज कर ली, सो यू हैव टू पे फॉर दैट, तो आपके वो पैसे खत्म हो जाएंगे जो भी आपने गैस के में यूज किए। If a transaction is processed before the limit is reached, the rest of the gas will be returned to the sending wallet. ये बात तो खैर लॉजिकल है कि अगर आपने कहा जी मैं 10 रुपए का काम करवाना चाहता हूँ, काम आपका 1 रुपए में हो गया तो वो 9 रुपए आपको वापस कर देंगे, वो कहीं नहीं कहते, इसमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए आप। अब आते हैं अगले एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ब्लॉकचेन माइनिंग। अच्छा, इससे पीछे किसी का कोई क्वेश्चन या कोई ऐड करना चाहे, पर्टिकुलरली कोई चीज रह गई हो मुझसे तो वो ऐड अगर करना चाहें आप। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर। क्वेश्चन सर ये है कि सर एक ये तो मतलब जब ट्रांजैक्शन कोई माइनर जो है वो मतलब वैलिडेट करेगा तो उसको वो मतलब गैस प्राइस उसको इतनी मिल जाएगी। सर एक और चीज भी होती है जो माइनिंग रिवॉर्ड होता है, तो वो भी क्या माइनर को मिलता है और गैस प्राइस भी मिलती है, दोनों चीजें मिलती हैं? अच्छा देखिए, इथेरियम में मैंने माइनर वाला केस नहीं पढ़ा, मेरे नॉलेज में अभी तक वो नहीं है। ये जो ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन में ये दोनों चीजें शामिल है। बिटकॉइन में नई बिट्स माइनिंग की जो जनरेट होती हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और जो फीस है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे गैस की जो प्राइस है वो उनकी आमदन है और वो आमदन जो है वो सेंट्रली कलेक्ट होती है और फिर उसके जिसने जितना काम किया तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। माइनिंग तो डेफिनेट होगी, लेकिन इस वक्त मैं नहीं कह सकता, मैं ऐसी कोई बात कर दूं आप दोस्तों का मतलब वो इंफॉर्मेशन खराब हो जाए। कल उस पर बात कर सकते हैं, ये पेंडिंग में रख लेते हैं, या अगर कोई दोस्त बताना चाहे हमें तो काइंडली वो बता दें। लेकिन सर आप बिटकॉइन में आपको ये बात कंफर्म है कि होता है दोनों चीजें? बिटकॉइन तो आपको पता है ना, जब माइनिंग में आप यूज कर रहे हैं तो आपने पजल सॉल्व करके दिया है, पजल आप असल में वहां पे देखिए, एक बात को समझिए जरा, बिटकॉइन में उन्होंने इसलिए ये भी डाला है कि बिटकॉइन की एक लिमिट है, उसके बाद बिटकॉइन जो है ना वो नई माइनिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये एथेरियम में ऐसा कोई चक्कर नहीं है फिलहाल। अच्छा, एथेरियम बड़ा सिस्टम है ना, एथेरियम
बेसिकली इथेरियम नेटवर्क जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी तो उसके ऊपर एक बनी हुई है, वो उन्होंने बनाई है इसलिए कि जो इथेरियम वालों ने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि वो जो लोग हमें सर्विसेज दें हम उनको कुछ उसकी पेमेंट कर सकें, तो उस पेमेंट के लिए वो इथेरियम है। आप इथेरियम नेटवर्क के ऊपर अपनी पर्सनल भी लॉन्च कर सकते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ये मुझे कंफर्म है। बाकी ये जो बात आपने की है ये मैं कंफर्म करके बताऊंगा। तारक साहब कुछ कहना चाह रहे सर? हाँ, एक और चीज़ के फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्रांजैक्शन करनी है जहाँ कराची से गुजरात, तो क्या माइनर्स जो हैं उनकी कहीं लिस्ट पब्लिश होती है जिससे मैं सिलेक्ट करता हूँ, उनके साथ रेट्स लगे होते हैं, कैसा सिलसिला है ये? नहीं, ये इस तरह से नहीं होता। असल में ये होता है कि आपने जिससे अपना वैलेट वगैरह लिया होता है जिस एक्सचेंज से, ये सारी उनकी जिम्मेदारी होती है। ये तो वो हमें टेक्निकल चीज बता रहा है, लेकिन जब आपने कहीं पे अपना होस्ट कर देना है ना, जो भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाने हैं, ये ऑटोमेटिक उसमें हो जाता है, आपके पास कंट्रोल में वो प्राइसेस नहीं होती। और मेरे ख्याल को 200 और भी बोलना चाह रहे हैं, नाम अपना नहीं रखा हुआ है, यहाँ कुछ और है नाम, पाइथन इस सर ये क्या है, मैं ऐसे को बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये पाइथन वाले साहब जो हैं। तारिक साहब के सर ये बात का जो आंसर है ना वो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम है, वो उसको जब हम कर लेंगे ना स्टडी, हाँ, तो उसमें जब हम डिटेल में जाएंगे वो बड़ा एक लंबा टॉपिक है, उसमें डिफरेंसेस हैं ये इन दोनों का। एक्चुअली वो एल्गोरिदम ही होता है ना, वो एल्गोरिदम ही होता है ना प्रूफ ऑफ वर्क, जिसके ऊपर ये सारी ट्रांजैक्शंस रन हो रही होती है। जी जी, एल्गोरिदम असल में, एल्गोरिदम को एक कंसेप्ट हमेशा ये समझिए, एल्गोरिदम बेसिकली इफ एंड एल्स की एक ना कॉम्प्लेक्स शक्ल होती है कि ये हो तो ये है, ये हो तो ये है, ये हो तो ये है, और किसी चीज में फैसला कैसे करना है, आपने कंप्यूटर से फैसला कैसे करवाना है, उस चीज को बेसिकली एल्गोरिदम कहते हैं। फिर वो बहुत टाइप्स के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, वो उसकी शेप्स हैं, लेकिन बेसिकली एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने दही लेने जाना है, अगर मुझे सामने वाली दुकान पे नहीं मिलेगा तो फिर मैं राइट मुड़ूंगा, लेफ्ट जाऊंगा, और फिर वहां पे जाऊंगा और आगे दूसरी जो दुकान है उनसे जाके लूंगा। ये देखे ना, ये जो प्रोसेस है सारा, ये एप्लीकेशन भी है, तो एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने इंटेलिजेंस रखनी है वो दरअसल एल्गोरिदम होता है। और जो सर वो ये जो वो आपकी बात ठीक होगी एल्गोरिदम वाली, लेकिन जो ब्लॉकचेन में मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए होता है ना कि ट्रांजैक्शन एक बंदे ने कैसे दूसरे को की है, फिर वो एक किस माइनर ने की है, और फिर किस माइनर ने को रिवार्ड मिलेगा उस ट्रांजैक्शन, तो ये सारा मैकेनिज्म जो है ना वो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम है ब्लॉकचेन का। जी, वो उसके थ्रू सॉल्व करते हैं, वो बस एल्गोरिदम का नाम है। उसमें बताया गया है कि प्रायोरिटी पे बस में दो आदमी लेके आ गए कि भाई ये मैंने सॉल्व कर लिया वो पजल, तो उसमें देखा जाएगा कि पहले सॉल्व किसने किया है, ठीक है ना। हाँ, ये सारा मैकेनिज्म है, उसको कितना हिस्सा मिलना है, बाद वालों में कितना मिलना है। आप देखें एक चीज को और समझिएगा, ये फिर वो हम उस डिटेल में चले जाएंगे। होता ये है कि अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं और एक आदमी हमेशा ही वो पहले कर लेता है, तो बाकी कुछ दिन इंतजार करेंगे, वो कहेंगे जी मैंने बिजली का बिल देना है, मैंने कंप्यूटर पे इतना पैसा लगाया, बाढ़ में ये सब मुझे तो कोई हिस्सा मिलता ही नहीं। आप पॉइंट समझिए। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म है उनका कि आप किसी ने सेव भी करना है, बाद में आपने उसको वैलिडेट भी करना है। एक बंदे ने कहा जी मैंने सॉल्व कर लिया, वो बात तो वहां तक हो गई, अब उसको वैलिडेशन के लिए भी जाना है कि बाकी ये देखें कि उसने जो पजल का जो भी तरीकाकार निकाला है, जो उसका वो कोड निकाला है, वो दूसरे उसको करके देखेंगे कि क्या ये दुरुस्त कह रहे हैं, अपनी अपनी मशीन पे अपनी डेटा अपने पास से लेंगे, और जो पजल उसने सॉल्व किया उसको वहां पे रख के, उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे रख के वो निकालेंगे। तो ये जब वो हेल्प कर रहे हैं उसको प्रूव करने की भी, हाँ भाई इसने सही काम किया, और फिर वो सेव भी कर रहे हैं, तो उनका भी रिवार्ड में हिस्सा बनता है। ये डिटेल आगे जाके देखते हैं। ब्लॉकचेन माइनिंग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। A peer-to-peer computer process blockchain mining is used to secure and verify Bitcoin transactions. ये Bitcoin के हवाले से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया थोड़ा। आप इसको ये भी ले सकते हैं कि कोई भी ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन है किसी भी किस्म की, पीयर टू पीयर है, कंप्यूटर प्रोसेस है, और सिक्योर भी की जाती है, वेरीफाई भी की जाती है। Mining involves blockchain miners who add Bitcoin transactions data to the Bitcoin's global public ledger of past transactions. In the ledgers, blocks are secured by blockchain miners and are connected to each other, forming a chain.
ये जो ब्लॉक्स हैं उनको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स हैं उन सब ब्लॉक्स को एक चेन में कनेक्ट किया जाता है. When we talk in depth, as opposed to traditional financial services systems, Bitcoins have no central clearing house. Definitely कोई इसमें एक बंदा इसका मालिक नहीं होता. Bitcoin transactions are generally verified in decentralized clearing system wherein people contribute computing resources to verify the same. ठीक है, यहाँ पे ये समझिए, ये वो बात है जो मैंने अभी की कि एक आदमी उसको हल करता है, बाकी उसको साथ में वेरीफाई करते हैं, तो उन सब का वो कंट्रीब्यूशन होता है. दिस प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड माइनिंग. अब यहाँ पे ये देखिए कि ये सारे प्रोसेस को वो कहता है जहां से आपने क्रिप्टो करेंसी उसको पजल को सॉल्व किया, उसको वेरीफाई किया गया, ये प्रोसेस माइनिंग कहलाता है. It is probably referred to as mining as it is analogous to mining of commodities like gold. Mining gold requires a lot of effort and resources. जैसे हम मादनियात निकालते हैं, वहां पे हमें मशीनरी चाहिए, आदमी चाहिए, खुदाई की जाएगी, उनको निकाला जाएगा. वो जो आपका ऑरस मेटल होगा, कोई रॉ फॉर्म में जो मेटल होता है, उसको फिर हम पिघलाएंगे, साफ करेंगे, जो भी उसके ऊपर प्रोसेस होगा, वो कहता है कि जैसे वो प्रोसेस होता है, इस तरह समझिए कि हमने इस ट्रांजैक्शन करने के लिए भी जो जितना भी हमने कंप्यूटिंग पावर दी है, स्टोरेज दी है, अपना टाइम दिया, वो सारा मिला के आपका माइनिंग के इक्वल आ जाता है कि आपने एफर्ट्स लगाई हैं. बट देन देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड. अच्छा, ये ऊपर बात होगी. Hence the amount of gold which is mined every year remains roughly the same. In the same manner, a lot of computing power is consumed in the process of mining bitcoins. The number of bitcoins that are generated from mining dwindles over time. हाँ, ये एक थोड़ा इन्होंने रखा हुआ था, पहले नाम ज्यादा होता था, फिर उसको कम कर दिया जाता है. In words of Satoshi Nakamoto, there is a limited supply of bitcoins. Only 21 million bitcoins will be ever created. इसमें ब्लॉकचेन में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इन्होंने इसको जो है एक लिमिट के लिए रखा है. इथेरियम में ये प्रॉब्लम नहीं है. दोस्त मेरे साथ ही हैं. जी जी सर. अच्छा, तो सर जब मतलब ये इसको मैंने बिटकॉइन जनरेट करने बाद में, जी बोलिए. जब बिटकॉइन जनरेट होना बंद हो जाएंगे तो फिर लोग माइनिंग क्यों करेंगे? माइनिंग करेंगे सर वो फीस के लिए. अच्छा, तो गैस फीस होगी. ठीक है. हाँ जी, हाँ जी, जो फीस मिलेगी ना उसको, उसमें वो फीस, इसमें इन्होंने रखी ही फीस है पहले से. अब इनकी माइनिंग का मुझे पढ़ना है, वो जैसे दोस्तों ने पूछा किया है. अच्छा, इसमें एक चीज सॉलिडिटी से मुतल्लिक मेरे पास एक थी, मैंने कहा चले मैं उसको इसमें ले आऊंगा. यहाँ देखिए, ये सॉलिडिटी जो है ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Solidity is statically typed curly braces programming language designed for developing smart contracts that run on Ethereum. ठीक है, इस Solidity में लिमिटेशंस हैं, ब्यूटी भी है, फायदे भी हैं, कॉन्स हैं. इसको लर्न करने का एक फायदा ये है कि आप Ethereum पे किसी को एप्लीकेशन बना के दे सकते हैं. नुकसान ये है कि सॉलिडिटी से आप अपने कंप्यूटर पे कोई दूसरे प्रोग्राम्स नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे C++ वगैरह पे कर सकते हैं. पॉइंट समझ आया आपको? ये पर्टिकुलर लैंग्वेज है, लेकिन डेफिनेटली इसका बहुत सारा काम है. अब वो इसकी तारीफ कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. डेफिनेटली ये यूज़ हो रही है. ये कुछ इसकी शेप उन्होंने बनाई थी कि प्रोग्राम करने का तरीक़ाकार है, कंटेक्ट है, फंक्शन है, हेलो वर्ल्ड का फंक्शन लिखा जाएगा, या ये इसका दूसरी किस तरह की हमारी लैंग्वेजेस हैं, ऑलमोस्ट सेम है. मेरे ख्याल में इसका लर्न करना ज़रा इजी है बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत, इसलिए कि इसमें फंक्शनैलिटी उस हिसाब से थोड़ी लिमिटेड है जितनी दूसरों में है, और उनकी लाइब्रेरीज दूसरी लैंग्वेजेस की बहुत बड़ी होती हैं, तो यहाँ पे वो इतना बड़ा केस नहीं है.
अब थोड़े से 5-7 मिनट का क्वेश्चन आंसर हो जाए अगर, तो उसके बाद जो है ना बाकी फिर सॉलिडिटी के लिए मजीद नेक्स्ट लेक्चर में हम रख लेंगे। कोई दोस्त कोई बात मजीद करना चाहे तो। सर ये जो डेफिनेशंस कल थी वो मतलब कितनी कवर रह गई हैं कि सारी कवर हो गई? ये नहीं सारी कवर नहीं हुई। ये इसमें प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो नहीं शामिल किया मैंने। मेन नेट और टेस्ट नेट जो है वो शामिल नहीं किया। सॉलिडिटी भी नहीं किया। तकरीबन 10 हो गई हैं जो लिस्ट इशारम ने दी थी, उसमें से 10 हो गई हैं और 4 बाकी हैं। पब्लिक की और प्राइवेट की जो है ये कंसेप्ट मैं भी समझा सकता हूँ, लेकिन इसको लिखेंगे और लिख के पढ़ के फिर उसके ऊपर बात करेंगे कल। अभी टाइम सर मेन नेट और टेस्ट नेट का मैं बता देता हूँ। तो जी ये तो आसान बात है कि अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए उन्होंने टेस्ट नेटवर्क बना के दिए हुए हैं। वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन बनाएं। वहाँ पे आपको फ्री में इथेरियम भी मिल जाते हैं जो उनका एक तरीकाकार है, लेकिन वो फ्री होते हैं, पेमेंट आपको नहीं करनी होती। तो आप एप्लीकेशन टेस्ट करें उन नेटवर्क पे। और मेन नेटवर्क वो है जहाँ पे ओरिजिनली काम होता है। वहाँ पे आपने अगर इथेरियम लेना है तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ये प्रॉपर में मैं खोल के दिखाऊंगा। मेरा उसमें है मेरे पास ये मेटावर्क है, उस पे ना मेटामास्क वगैरह पे मैंने बनाया हुआ है। ये आपको उसमें निकाल के दिखाएंगे। एनीथिंग एल्स जी? सर एक ऑफ द टॉपिक सवाल है। जी जी। कल आपने कहा था कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसमें आपने ऊंची बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज शायद कम आ रही है। अभी आवाज सही आ रही है? जी जी। सर कल आपने एक बात कही थी कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसमें हैशेस सेम रहे थे लेकिन उनके पीछे जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई थी। मुझे रिकॉर्डिंग बंद कर लेने दे, वो बाद में अभी आपको सुना देता हूँ। ठीक है।